वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जब हम बात करते हैं स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्राइक जो रहता है आपका, स्ट्राइक के 2 टाइप्स रहते हैं। एक तो पीरियड इन्फॉर्मेशन से स्ट्राइक करना, जो अपना प्रोविजंस के अंदर है, जो पीरियड उसके नोटिस दे के स्ट्राइक करना, और एक विदाउट नोटिस स्ट्राइक करना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप देखें बैंकों के अंदर, गवर्नमेंट बैंकों के अंदर आप देखें तो स्ट्राइक होती रहती है। तो स्ट्राइक आप ये देखें, बैंक की जो फैसिलिटी एक दिन भी यदि पब्लिक को नहीं मिलती है तो कितनी करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अब वो जो स्ट्राइक होती है बैंकों के अंदर, बैंक क्या बिना इन्फॉर्मेशन के स्ट्राइक करेंगे या फिर इन्फॉर्मेशन दे के स्ट्राइक करेंगे? यदि पब्लिक बैंक देखें आप, प्राइवेट बैंक तो स्ट्राइक करते ही नहीं, पब्लिक बैंक की मैं बात करता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर वो तो पहले इन्फॉर्मेशंस देंगे फिर उसके बाद स्ट्राइक करेंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो जनरल पब्लिक है वो परेशान नहीं होती। इसलिए ये एक्ट क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट की बात करता है। यहाँ पे स्ट्राइक की जब हम बात करें तो हम एम्प्लॉय के पेस पर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर क्या कर देता है, वर्क नहीं करता, वो स्ट्राइक करता है। यदि हम लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट हम किसके पेस पर बात कर रहे हैं? हम वो देख रहे हैं एम्प्लॉयर के पेस पर, कि एम्प्लॉयर की तरफ से यदि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वर्क हो रहा है वो क्लोज़ कर दी जाता है तो वो लॉकआउट बोला जाता है। तो अब हम समझेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है। तो हम देखें, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन ए स्ट्राइक इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर वर्क कर रहा है तो वो स्ट्राइक में नहीं जा सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। Without giving to the employer notice of strike as hereunder provided within a 6-week period strike। कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसको कम से कम 6 वीक्स मतलब आप समझिए 42 डेज़ बिफोर उसको क्या नोटिस देना होगा स्ट्राइक से पहले। विद इन ए 14 डे of giving such notice before the expiry of the day of strike specified in any such notice as aforesaid during the pendency of any cancellation proceeding before a cancellation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई, जैसे आप देखिए कैंसिलेशन ऑफिसर क्या होता है? आपका निस्तारण अधिकारी, जो मतलब समाधान करता है प्रॉब्लम्स का। यदि वहाँ पे कोई हमारा डिस्प्यूट चल रहा है और उसकी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है तो उस समय 7 डेज़ कंक्लूजन ऑफ द सच प्रोसीडिंग, इस प्रोसीडिंग के कंक्लूज़न होने के 7 दिन के बाद वो स्ट्राइक पे जा सकता है, लेकिन तब तक वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है। अब यदि कोई एम्प्लॉय ऐसे सोचता है कि यार हो सकता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आए, चलो स्ट्राइक कर लेते हैं, तो ये परमिटेड नहीं है, ये इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी। नो एम्प्लॉयर, अब हम देख रहे थे एम्प्लॉय की साइड से, अब हम देख लें एम्प्लॉयर की साइड से। नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन। कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी के अंदर यदि एम्प्लॉयर है तो विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ लॉकआउट वो लॉकआउट नहीं कर सकता। यहाँ पे भी 6 वीक पीरियड उसको लॉकिंग आउट का जो है नोटिस देना होगा, ठीक है ना। और वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग के 7 दिन के अंदर वो लॉकआउट नहीं कर सकता, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग बिफोर एंड कैंसिलेशन ऑफिसर 7 डे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। इसके अलावा हम देखें तो नोटिस चाहे स्ट्राइक का हो चाहे लॉकआउट का हो, उसका जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड है तो पीरियड इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। यदि पीरियड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो परमिटेड नहीं है। उस सिचुएशन में जैसे आपको पता ही है कि जो लॉ परमिटेड नहीं करता है तो उस सिचुएशन में उनको जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। अब हमने ये जो स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में हमने समझा कि स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, हमने उनके सेक्शंस के बारे में समझा। इसके अलावा जो अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो वहाँ हमने समझा ही था कि स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप देखिएगा। जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉकआउट क्या होता है। लॉकआउट सेक्शन 2 जो बता रहा है, लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ द वर्क, द रिफ्यूज़ल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू द एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन। ये क्या कहलाता है? आपका लॉकआउट कहलाता है। और ले ऑफ क्या कहलाता है? ले ऑफ मीन्स, जैसे हम ले ऑफ की बात करें तो ले ऑफ मीन्स पुटिंग असाइड वर्कमैन टेम्परेरली, द ड्यूरेशन ऑफ ले ऑफ शुड बी फॉर ए पीरियड लॉन्गर दैन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। जैसे हम देखें
एक तो होता है लॉकआउट, एक होता है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल की स्टॉक है, मशीनरी ख़राब हो गई या नेचुरल प्रॉब्लम ऐसी है, आपका लॉकडाउन चल रहा था, आपको याद हो, पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके की स्थिति में वो ले ऑफ माना जाएगा। ले ऑफ क्या रहता है आपका, टेम्परेरी, और जो लॉकआउट होता है वो टेम्परेरी नहीं होता। जैसे हम देखें तो लॉकआउट जो है आपका टेम्परेरी नहीं होता, यहाँ कोई टेम्परेरी वर्ड नहीं दिया है। अब हम समझ गए होंगे कि लॉकआउट जो रहता है वो किसके बेस पे होता है, एम्प्लॉयर के बेस पे होता है। अब हमने ये भी समझ लिया कि यदि कोई इस तरीके से बिना इन्फॉर्मेशन के स्ट्राइक या लॉकआउट करता है तो वो क्या है, इलीगल है। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट है, नो मैन हु इज़ एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल go on strike in a breach of a contract and no employer of any such workman shall declare a lockout। कि ना तो एम्प्लॉई के साइड से ना एम्प्लॉयर के साइड में इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए। ड्यूरिंग द पेंडेंसी हमने पढ़ाई था ऑफ कंसलेशन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड 7 डे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ये भी हमने पढ़ा था। चाहे हम देखें पेंडेंसी जो है प्रोसीडिंग हो सकता है कि लेबर कोर्ट में हो, ट्रिब्यूनल में हो या नेशनल कोर्ट में हो, तो उस केस में 2 मंथ आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग हमें वेट करना होगा, ठीक है ना। तो 2 मंथ की लिमिट ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको। आगे सेक्शन बी के अंदर, डबल बी के अंदर भी यही बताया है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर एंड 2 मंथ आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, तो वहाँ पे भी 2 मंथ का आपका प्रोविज़न है। अब हम समझेंगे इलीगल और स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो ए स्ट्राइक और ए लॉकआउट शैल बी इलीगल इफ़ इट कमेंस और डिक्लेयर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 एंड 22 आपका हो गया जो हमने पहले पढ़ा था स्ट्राइक के बारे में, और आपका 23 हो गया आपका लॉकआउट के बारे में। तो यदि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 और 23 हो रहा है तो वो इलीगल लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा। इट इज़ ए कंटिन्यू इन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 4A ऑफ द सेक्शन 10A। अब हमने ये समझ लिया कि यदि इन सेक्शंस के प्रोविज़न पूरे नहीं हो रहे तो वो इलीगल लॉकआउट है। वेयर ए स्ट्राइक और लॉकआउट इन ए presence of any industrial dispute has already commenced and is in existence at the time of reference of a dispute to a board, an arbitrator, a labor court, a tribunal, a national tribunal. Continuance of such strike or lockout shall not be deemed to be illegal, provided that such strike or lockout was not at its commencement in contravention of provision of this section। कि हमने ये बोला है कि जो भी सेक्शन है आपके स्ट्राइक के, लॉकआउट के, यदि उनके प्रोविज़न का कंटिन्यू जो है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो वो इलीगल लॉकआउट माना जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ नो फाइनेंशियल एड टू द इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये तो है ही कि कोई भी पर्सन नोइंगली अननोइंगली इस तरीके के इलीगल लॉकआउट और आपकी स्ट्राइक में हेल्प कर रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन उसके एम्प्लॉय को इस तरीके की फाइनेंशियल एड देते हैं इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में, ठीक है ना। हम एक चीज़ और एडिशनली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ले ऑफ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ले ऑफ और लॉकआउट का डिफरेंस मैंने बताया था। ले ऑफ टेम्परेरी होता है, जैसे मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, मशीनरी के साथ प्रॉब्लम हो गई, ऐसे आपका रेट्रीचमेंट मैं आपको और बता देता हूँ, फिर अपना ये जो लेक्चर है पूरा हो जाएगा। आइए देखिए, तो हमने ये पढ़ा था लॉकआउट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, ठीक है ना। अब हम समझ रहे हैं जो आपका रेट्रीचमेंट है वो क्या होता है। तो रेट्रीचमेंट भी सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है। रेट्रीचमेंट मीन्स टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ ए वर्कमैन, कि यदि एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन की, अपने एम्प्लॉय की सर्विस को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है किसी भी रीज़न से, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेट्रीचमेंट कहलाता है। जैसे हम देखें तो यहाँ पे आपका सेक्शन 25C और 25E क्या बता रहा है, इंक्लूसिव शैल नॉट बी अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टू विच चैप्टर 5 बी अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 50 वर्कमैन और on an average per working day have been employed in a preceding calendar month, to industrial establishment which are of a seasonal character or in a which work is performed only इंटरटेनमेंटली। इसे समझिएगा, आप ये बता रहे हैं कि आप कुछ इस तरीके के बिज़नेस की बात करें जैसे सीजनल हैं, जैसे आपको पता हो कि कुछ बिज़नेस सीजनल रहते हैं, उसमें वर्कमैन की हमें 12 महीने ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके जैसे हम देखें वूलन्स की हम बात करें, वूलन जो क्लॉथ वगैरह होते हैं उनकी सर्दियों में डिमांड होती है, ठीक है ना। और ऐसे हम गर्मियों में देखें तो जैसे आपकी बेवरेज है वहाँ पर ज़्यादा
ज़्यादा डिमांड होती है, तो वहाँ पे हमें नॉर्मल स्टाफ से ज़्यादा चाहिए होता है उस समय, तो वहाँ पे ये ले ऑफ वगैरह होता है, वहाँ ये रिट्रीचमेंट वगैरह होता है। तो ले ऑफ हमने समझ लिया कि टेम्परेरी हम कर रहे हैं, है ना, और रिट्रीचमेंट का मतलब है यदि हम उसकी सर्विस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू सर्विस क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू सर्विस के अंदर ये है कि ए वर्कमैन शैल बी सेड टू बी कंटिन्यूस सर्विस फॉर ए पीरियड इफ़ ही इज़ फॉर दैट पीरियड इज़ uninterrupted service including service which may interrupt on account of sickness, authorized leave, an accident, strike which is a not illegal lockout, or cessation of the work which is not due to any fault on the part of the workman. A workman is not in a continuous service within a meaning for a period of 1 to 6 months he shall deem to be continuous service under employer। कि यदि कोई एम्प्लॉई है 6 महीने या उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो कंटिन्यू सर्विस के अंदर माना जाएगा। 12 मंथ के अंदर 6 मंथ काम कर रहा है तो उसका कंटिन्यू क्या माना जाएगा, वर्किंग माना जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें माइन के केस में 190 डेज़ काम करते हैं, ठीक है ना आपका, और माइन के अलावा 190 डेज़ इन द केस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड ग्राउंड इन ए माइन एंड 240 डेज़ इन द केस ऑफ अदर। जैसे हमने आपको याद हो एनुअल लीव विद वेजेस में 240 डेज़ बताए थे, नहीं बताए थे। तो माइन के केस में ये डेज़ जो हैं आपके कितने हैं, 190 हैं, है ना, और आपका नॉर्मली जो है 240 हैं आपके हैं। तो हमने देखा कि जब ले ऑफ होगा तो उस समय एम्प्लॉय को सेक्शन जो 2B की हम बात करें फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ इफ़ वर्कमैन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द date with reference to the calculation to be made has actually worked under the employer for less than 95 डेज़ की यदि पिछले 6 महीने में हम देखें तो उसमें कम से कम 95 डे उसने क्या किया हो, वर्क किया हो, ठीक है ना, और 120 डेज़ वर्क किया हो अदर केस में। माइन के केस में तो 90 डेज़ किया हो आपका, और अदर के केस में कितना किया हो बोलो आपका 120, मतलब 240 का हाफ हो गया, और यहाँ 190 का हाफ 95 हो गया, 95 डेज़ हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जब 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं और जब हम पूरे ईयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 190 किसके केस में, माइन के केस में, और 240 अदर केस में हमने समझा। अब राइट ऑफ वर्कमैन की हम बात करें कि यदि वर्कमैन ले ऑफ पर जाता है तो यदि नॉर्मली ले ऑफ है तो यदि उसको कंपनसेशन जो बनता है तो वो पे किया जाएगा, और यदि कंटिन्यू उसको ले ऑफ पर दिया जाता है, हॉलीडे पर दिया जाता है, तो उसका जो भी है 50% ऑफ वेजेस वो उसको विद अलाउंस पेमेंट किया जाएगा। ये राइट है आपका इन द केस ऑफ वर्कमैन पेड ले ऑफ है उसके लिए कंपनसेशन के फॉर्म में। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।